हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो है हम रिस्क का इस टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। रिस्क जो है ना वो आपका बहुत वाइड पोर्शन है बैंकिंग इंडस्ट्री में, और ये आपका बीएफएम में पोर्शन कवर होता है। ठीक है, एक पूरा मॉड्यूल है रिस्क से रिलेटेड। तो आज इसमें जो है हम बेसल एक पार्ट 1 स्टार्ट कर देंगे, जिसमें हम बेसल 1 का सारा देखेंगे, क्या एम्स हैं, क्यों स्टार्ट किया, क्या ज़रूरत थी। तो उससे रिलेटेड थोड़ा बहुत पार्ट पोर्शन जो है वो कवर करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपका क्या होता है ना कि क्या ज़रूरत थी, क्यों हम मतलब बना रहे थे। क्या किया ना इसने, जो हमारा ये आपके जो रिस्क होते हैं इसको मैनेज करने के लिए हमें एक फ्रेमवर्क की ज़रूरत है। आप ऐसा नहीं है कि कोई रिस्क है आपने उठाया, कोई सॉल्यूशन निकाला, उसको कर दिया, नहीं। आपके सारे बैंक इंटरकनेक्टेड हैं। एक बैंक फेल होता है तो उससे दूसरे बैंक पे इम्पैक्ट पड़ता है, इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो उससे क्या हुआ ना, एक हम लोगों ने फ्रेमवर्क बनाया। ठीक है, उसमें कुछ गाइडलाइंस रखी, कुछ रूल्स रखे जिनको हमको फॉलो करना था। ठीक है, बैंक्स वो तो एक चलिए आउटर हो गया लेयर। एक इंटरनल रिस्क मॉडल्स भी होते हैं। ठीक है, तो ये सब जो है वही हम इसमें आपका जो ये पर्टिकुलर टॉपिक है ना वो सब इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखिए इसमें आपको पॉइंट दे रखा है सिस्टमैटिक रिस्क। ये आपको पता होना चाहिए कि सिस्टमैटिक रिस्क क्या होता है। देखो, इट मीन्स क्या हुआ कि आपका जो होल बैंकिंग सिस्टम है ना ये फेल हो गया एक तरीके से। इट मीन्स ये है कि जैसे मान लीजिए आपके बीच में जो मतलब ऐसे समझ लीजिए कि ये जो होता है, ये होल बैंकिंग सिस्टम जो फेलियर बोलते हैं हम, ये एक तरीके से इसलिए होता है। मान लीजिए हम लोगों ने अपने आपस में आप भी जानते हैं सारे डॉक्यूमेंट्री प्रूफ्स के थ्रू ही सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, बट कुछ म्यूचुअल लैंडिंग्स हो रही हैं, बोरिंग्स हो रही हैं, कुछ अदर कमिटमेंट्स हो रहे हैं, हम उनको फॉलोअप कर रहे हैं, इनको कमिट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, हमने कमिटमेंट किया कि हम इतना पैसा आपको देंगे, ये लोन है, ये हमारा इन्वेस्टमेंट है, कुछ भी कमिटमेंट किया है, आप उसको फुलफिल नहीं कर पा रहा। और आपके कमिटमेंट में किसी अदर उस बैंक ने किसी अदर बैंक के साथ कोई फुल कमिटमेंट कर लिया। ठीक है, तो सारे इंटरकनेक्शन हो गया, एक फेल हुआ तो सारे फेल हो जाएंगे। तो उससे क्या हुआ, आपका होल बैंकिंग सिस्टम इम्पैक्ट खाएगा और सारा डाउनफॉल आ जाएगा। ठीक है, तो ये टाइप का जब आपका ऐसा फेलियर का रिस्क आता है ना उसको हम सिस्टमैटिक रिस्क बोलते हैं। और अगर ये सिस्टमैटिक रिस्क बैंकिंग इंडस्ट्री में आया तो आप समझ लीजिए एक तरीके से पूरी इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये जो रिस्क होता है ये तो हमको इसको परफेक्ट कंडीशन में अवॉइड करना होता है। ठीक है, तो उसके बाद आपका जैसे हम समझते हैं, देखिए क्या होता है ना कि एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हम क्रॉस कंट्री बेसिस पे बनाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपकी पर्टिकुलर कंट्री पे है, सारी कंट्रीज़ के लिए वो सेम रहेगा। ठीक है, अब देखिए सारी कंट्रीज़ के लिए सेम रहेगा तो हमें कोई ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, कोई सेट ऑफ रूल्स चाहिए जो सब फॉलो करे। ठीक है, आपका कंट्री का जो है, आपकी जो कंट्री की एक जो जैसे अपने लिए आरबीआई है, उसने कुछ रूल्स बनाए, हम उनको फॉलो कर रहे हैं। पर आरबीआई को भी अपनी रिपोर्ट किसी को देनी पड़ती है। और क्योंकि अब एक चीज़ है, आरबीआई आपकी कंट्री के लिए काम कर रहा है, वो दूसरी कंट्री के लिए काम नहीं करेगा। दूसरी कंट्री के लिए खुद के होते हैं, जैसे कि अमेरिका में आपके फेडरल बैंक है। ठीक है, तो आपको क्या करना है ना, जैसे इन सारे बैंक्स को एक पर्टिकुलर जगह रिपोर्ट करनी होती है, जो इन सारे बैंकिंग इंडस्ट्री पे जो सारे अदर कंट्री के बैंक्स हैं उन पे निगरानी रखते हैं, उनका सुपरविजन करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपकी जो बनी ना, इसके लिए हमने बनाई बीसीबीएस। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। ठीक है, अब देखो ये इतना डीप पेपर लास्ट टाइम जो आपके रहे हैं सारे, उसमें आपका क्या हुआ है ना, थोड़ा सा डिटेल्ड एनालिसिस करके आपका पेपर आने शुरू हो गए हैं। आपसे थोड़ा सा डीप नॉलेज लेता है, वो इतना सोचता है पेपर में जो क्वेश्चन जिस टाइप के आ रहे हैं वो ऐसे ऐसे हो रहा है कि आप समझिए कि आपको बेसिक नॉलेज है। तो हम क्या कर रहे हैं ना, यहाँ पे बेसिक नॉलेज ले रहे हैं। बीसीबीएस की क्या ज़रूरत पड़ी, एक स्लाइड पूरी पीछे थी, पर हमने केवल ये समझने के लिए कि एक फ्रेमवर्क चाहिए, सेट ऑफ गाइडलाइंस चाहिए, ताकि सारे बैंक्स जितनी भी कंट्रीज़ में हैं उन सबका सुपरविजन एक जगह हो सके। उसके लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ी। उसका नाम था बीसीबीएस। केवल इतनी लाइन समझनी है। ठीक है, और इतना ही मैंने पॉइंट आउट किया था आपको। उसका फुल फॉर्म क्या है, बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। ठीक है, अब इसका देखिए इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, ये क्यों आया। ऐसा नहीं है, रिस्क पहले भी हो रहे थे, लोग पहले भी चल रहे थे, पर एक पर्टिकुलर आपका एक रिस्क हुआ जिसको हमने हर्स्टेट रिस्क का नाम दिया था। ठीक है, हर्स्टेट रिस्क, जब ये रिस्क अकर्ड हुआ उसके बाद लोगों को रियलाइज़ हुआ कि हमें एक ऐसी सुपरविजन कमेटी चाहिए जो सारे बैंक्स पे निगरानी करे। अब हर्स्टेट रिस्क क्या था, पेपर में मोस्टली आता नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार छोटा सा है। आपका क्या हुआ था ना, एक बैंक में आपका क्या बोलते, जैसे किसी को कमिटमेंट किया कि हम आप जाओ, हम ये पेमेंट इस बैंक को इतना कर देंगे। ठीक है, लेकिन ड्यू टू टाइम जो उनका जो एरर था ना, क्योंकि एक अमेरिका ने कहा था कि हम इसको कर देंगे, तो वो टाइम जो उनके एरर की वजह से डॉलर का जो पेमेंट होना था वो लेट हुआ। तो जो दूसरा बैंक था उसने लिक्विडेशन के लिए उस पर डाल दिया कि इसने हमें नहीं पे किया या जो भी था। तो वो उसकी वजह से मतलब एक टाइम डिफरेंस की वजह से जो सेटलमेंट रिस्क हुआ
तो उसको हम एस्टेट रिस्क बोलते हैं, ठीक है। ताकि अब क्या होता है, सीधी सी बात है ना, अगर आप अमेरिका में इंडिया का करो तो 10 घंटे का टाइम जोन का डिफरेंस है, ठीक है। तो अब वहाँ रात है तो यहाँ दिन है, तो वो डिफरेंस तो आया ना टाइम का। तो अब ये डिफरेंस ना रहे तो हमें कुछ सेट ऑफ रूल्स बनाए। हमने क्या किया, कमेटी ऑफ सुपरविजन बनाया कि हम सारे रूल्स फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए ज़रूरत पड़ी थी आपकी BCBS की। अब देखिए बेसिल कमेटी में नॉर्मली क्या होते हैं, 5 ग्रुप्स होते हैं। पहला जो क्या करता है, पॉलिसी डेवलपमेंट ग्रुप है आपका। ऑब्वियसली चीज़ें नेम से क्लियर हो रहा है, पॉलिसी डेवलप करता है, ठीक है। सेकंड आपका सुपरविजन एंड इम्प्लीमेंटेशन ग्रुप है। वो क्या करता है, इसको सुपरवाइज करता है कि ये सारा इंप्लीमेंट हो रहा है, मतलब हमने पॉलिसीज़ बना दी, हम उसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे ना, सारी कंट्रीज तक पहुँचाएंगे ताकि सब लोग इसको फॉलो करें, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 5 ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। इनके सारे नाम भी हम समझेंगे। 2 हमने देख ली। थर्ड था बेसिल कंसल्टेटिव ग्रुप, ठीक है। आप कंसल्ट करना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, उसके लिए एक ग्रुप है आपका। फिर मैक्रो प्रूडेंशियल सुपरविजन ग्रुप है, ठीक है। ये भी आपका क्या कर रहा है, सुपरवाइज कर रहा है। अब देखिए मेनली ये ग्रुप ही, ये जो पूरा कमेटी बनाई गई है सुपरविजन के लिए बनाई गई है, ठीक है। लेकिन इसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक इम्प्लीमेंट कर रहा है, एक पॉलिसी बना रहा है, एक सुपरवाइज कर रहा है, ठीक है। फिर आपका अकाउंटिंग एक्सपर्ट्स ग्रुप होते हैं। ये क्या करते हैं, अब जैसे बैंक्स अपने अकाउंट्स की डिटेल्स भेज रहे हैं या जो भी आपका मिनिमम कैपिटल है या आपका जो अकाउंटिंग से रिलेटेड जो होता है, ये एक्सपर्ट्स होते हैं। इनका काम होता है कि कोई बैंक आपको गलत डेटा नहीं भेज रहा हो, कुछ गलत इन्फॉर्मेशन पास ऑन नहीं हो रही, उन सबको रीचेक करना, वैलिडेट करना, तो वो सब काम इसके अंदर में आता है, ठीक है। तो ये आपके 5 मेन ग्रुप्स होते हैं। नेम पढ़ लेना, मे भी पेपर में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, बहुत ईजी है, कोई टफ नहीं है, ठीक है। अब देखिए BCBS का मेन गेम जो एम होता है वो क्या होता है कि सबसे पहले तो कि कोई भी बैंकिंग इस्टेब्लिशमेंट वुड स्केप सुपरविजन, ठीक है। मतलब नो बैंकिंग इस्टेब्लिशमेंट वुड स्केप सुपरविजन, मतलब कोई भी आपका जो भी बैंकिंग इस्टेब्लिशमेंट है या जो भी आपका इंस्टीट्यूट है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, वो सुपरविजन से बच ना जाए। सेकेंड है कि कंसिस्टेंट मेंबर एडिक्वेट जो सुपरविजन है ना, वो जुडिक्शन जो भी मेंबर्स हैं उनके बीच में कंसिस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। तो आपका ये रहता है। अब हमारा बेसल 1 द वेसल कैपिटल अकॉर्डिंग आपका वेसल 1 है, फिर वेसल 2 भी आ चुका है। तो आपका वेसल 1 का जो है हम उसको सबसे पहले समझ लेते हैं। तो वेसल 1 में जो मिनिमम रेशियो ऑफ कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स होता है ना, RWA के साथ, कैपिटल टू RWA, वो आपका कितना होता है, 9% होता है, ठीक है। ये आपका 9% होता है, ठीक है। आप जब समझ रहे हो ना, हम ऐसे तो लिखते हैं RWA, तो ये जो आपका परसेंटेज होता है ना, ये हमेशा 9% रहता है, ठीक है। ये आप ध्यान रखना। अभी हम इसके क्वेश्चंस जब समझेंगे ना तो आपको और क्लियर हो जाएगा, लेकिन आप ये ध्यान रखना कहीं कहीं इसका 8% भी चलता है, पर इंडिया में RBI ने जो प्रिस्क्राइब किया है उसको हम 9% ही लेके चलते हैं, ठीक है। कुछ कंट्रीज इसको 8 भी लेके चलती है, तो 8 और 9 दोनों ही रहता है, पर मोस्टली 9% यूज अप होता है, ठीक है। अब देखिए बैंक्स ने क्या किया, अपने एसेट्स को 5 बकेट्स में क्लासीफाई कर दिया, ठीक है। 0%, 10%, 20%, 50% एंड 100% क्रेडिट रिस्क कैरिंग, ठीक है। रिस्क वेट के हिसाब से कि कितना जो क्रेडिट रिस्क है वो कितना किस रिस्क वेट पे कितना है। तो देखिए अगर आपका गवर्नमेंट डेप्ट, हमने यहाँ कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, सारे कवर नहीं किए हैं। तो गवर्नमेंट डेप्ट है आपका 0% है, बैंक डेप्ट है 20% है, अदर डेप्ट है तो 100% है, ठीक है। अब अगर आप कोई अलग बॉन्ड निकाल के लाते हो तो उसका अलग परसेंटेज है। तो ये स्टेप से आप समझ सकते हो ना कि जो बैंक ने क्या किया, 5 बकेट्स बना दे, कुछ 50% पे जा रहा है, कुछ 10% पे जा रहा है, जिसका जैसा रिस्क है उस हिसाब से हमने उसको उस बकेट में पुश ऑन कर दिया, ठीक है। तो इस टाइप से आपका ये है। अब इसके बाद क्या होता है ना, हम देखिए एक ये चीज़ है आपकी टायर 1 और कोर कैपिटल किसे बोलते हैं। आप अभी जब टायर 1 और टायर 2 के लिए जब क्वेश्चंस लगाओगे ना, तो आपको इस डेफिनेशन की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप इसको बहुत ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। क्योंकि न्यूमेरिकल लगाते टाइम हमें इस डेफिनेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो जो आपका टायर 1 और कैपिटल जो आपकी कोर कैपिटल होती है, इसमें आपका क्या होता है, इक्विटी और डिस्क्लोज रिजर्व्स जो होते हैं हमारे, जैसे हमारे जो डिस्क्लोज रिजर्व्स की हम बात कर रहे हैं ना, ये चीज़, तो ये जो अगर हम इनको जब ऐड कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, टायर 1 कैपिटल या कोर कैपिटल जिसको बोलते हैं, ठीक है। फिर आपका आता है टायर 2 और सप्लीमेंट्री कैपिटल। ये हमेशा ध्यान रखना, टायर 2 कैपिटल कभी भी आपकी टायर 1 कैपिटल से ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है। सेम हो सकती है या उससे कम हो सकती है, पर कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकती। और अब ये क्या इंक्लूड करता है, ये इंक्लूड करता है अनडिस्क्लोज रिजर्व्स जितने होते हैं, असेट्स रिवैल्यूएशन रिजर्व्स जिसको हम बोलते हैं। ये क्या होता है, ये पार्ट पहले क्या था, पहले टायर 1 कैपिटल का पार्ट था, अब इसमें आता है। फिर क्या है, जनरल प्रोविजन आपके जो होते हैं, लोन लॉस रिजर्व्स जो होते हैं, आपके हाइब्रिड डेप्ट इक्विटी एंड डेप्ट कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं, इन सबको जब हम ऐड कर देते हैं ना, तो हमें अपना टायर 2 या सप्लीमेंट्री कैपिटल मिल जाता है, ठीक है।
तो ये आपके दो डेफिनेशंस हैं। हम न्यूमेरिकल लगाएंगे तो वहाँ बार बार डिस्कस करेंगे तो आपको और अच्छे से याद हो जाएगा, पर आपको याद रहना चाहिए। पेपर में क्या होता है, सारा डेटा दे दिया होता है, अगर आपको न्यूमेरिकल बिल्कुल क्लियरली याद है तो आप उसको सॉल्व आउट कर सकते हो। ठीक है, अभी हम केवल 30% पे जा रहे हैं, इसके बाद आपके हेयर कट फॉर्मूलाज, ये चैप्टर, इस वाला जो पर्टिकुलर टॉपिक है जो आपका एक तरीके से मान लीजिए 10th यूनिट है, वो इसमें इतना ज़्यादा न्यूमेरिकल पोर्शन है और इतने ही ज़्यादा थियोरेटिकल पोर्शन है। और न्यूमेरिकल पोर्शन पे जाने से पहले हम एक बार थियोरेटिकल पोर्शन कवर करना ही पड़ेगा, ताकि थ्योरी करते टाइम हमको उसको बार बार नहीं करना पड़े। ठीक है, बाकी थोड़ी बहुत जब हम न्यूमेरिकल शुरू करेंगे ना तो उसके वो भी होता जाएगा। ठीक है, अमेंडमेंट टू, अब देखिए मार्केट रिस्क को एक अमेंडमेंट आया था, उसमें मार्केट रिस्क में काफ़ी सारे अमेंडमेंट किए गए थे। ठीक है, बहुत सारे थे, हमने एक दो तीन यहाँ पे मैंने यूज़ कर लिए हैं, बाकी इस पर इतना डीप पे नहीं जाएगा, तो हम इतना दिमाग नहीं लगाना है इसमें। एक तो ये हो गया कि इन हाउस मॉडल्स बनाने को मार्केट रिस्क के लिए बैंक्स को अलाउ कर दिया गया कि वो अपने खुद के जो भी रिस्क, मार्केट रिस्क के लिए अपने जो मॉडल्स बनाने हैं वो बना सकते हैं। फिर आपका था कि 99 परसेंटाइल वाला वार यूज़ कर सकते हो आप प्रोप्राइटरी मॉडल्स के लिए, जिसमें वन टेल्ड कॉन्फिडेंस इंटरवल्स होते थे। ठीक है, जो हिस्टोरिकल ऑब्जर्वेशन पीरियड रहता था वो एटलीस्ट 1 ईयर का रहता था। फिर आपका बैक टेस्टिंग जो है, जिससे आप प्लस फैक्टर पे आ जाओ, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 3, तो वो सब अलाउड कर दिया। तो आपका ये सब जो चीज़ें, मतलब कुछ अमेंडमेंट हुए थे मार्केट रिस्क के लिए, जब ये ऐसा रियलाइजेशन हुआ कि अभी थोड़ा सा ज़रूरत है हमें मार्केट रिस्क को और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है कि मार्केट रिस्क कम अकर हो, तो उन्होंने कुछ रूल्स बनाए जिसको सारे बैंक्स फॉलो करते हैं। ठीक है, सुपरविजन का मतलब ही ये आपका जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है या आपका जो भी ये सारा जो है, ये सब आपका इसीलिए ही बनाया गया है। ठीक है, ताकि बैंक्स को सुपरवाइज किया जा सके और जो आपका सिस्टमेटिक रिस्क हमने स्टार्टिंग में बात की थी वो अकर ना हो। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो ये टॉपिक है रिस्क 1 हमने जो पार्ट बनाया है कंप्लीट हो गया है। आपका जो 10th यूनिट की अगर हम बात करें तो वो सारा रिस्क 2, रिस्क 3 वगैरह में कवर होता जाएगा। और बाकी आपका जो ये पार्ट है रिस्क वाला, ये बहुत वाइड है, हम न्यूमेरिकल्स भी करते जाएंगे, थ्योरेटिकल पोर्शन भी कवर करते जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर कोई इश्यू है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ठीक है, हम डिस्कस कर सकते हैं उसको भी। थैंक यू।